नमस्कार। हमने इससे पहले सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। पहले मैंने 6 मंथ की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो प्रोवाइड की थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं हर एक की डिटेल में स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करूँगी, ताकि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो डिटेल में बताना ज़रूरी था। अगर मैं एक ही वीडियो में कर पाती तो शायद मैं थकान के मारे चीज़ें जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करती और वीडियो लेंदी होने के बाद मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती और शायद उसके ऊपर आप भी पूरा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते या अटेंशन नहीं दे पाते। एग्ज़ैक्टली। तो इसीलिए हर एक को डिटेल में समझाने के लिए अलग-अलग बनाया गया था। मैं इंग्लिश, जीएस, उसके बाद मैथ्स और आज हमारी लास्ट रीजनिंग की होगी, जिसके अंदर मैं हर एक चीज को बता दूंगी, ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट ये रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है और क्या चीज नहीं पढ़नी, कहाँ ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, कहाँ ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज के लिए इनको बनाया जा रहा है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा रीजनिंग का रहने वाला है। इसके बाकी हम सारे कर चुके हैं। रीजनिंग के अंदर देखिए, जैसे मैथ्स है ना हमारा, तो मैथ्स में क्या था कि मैथ्स के लिए मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए थे और बोला था कि वहां मेहनत करने की जरूरत है। जो रीजनिंग है उसके अंदर मेहनत और कम लगेगी। अब बोलेंगे मैम आपने इतना सारा कंटेंट फिर क्यों लिख दिया है? ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बट इतना ज्यादा कंटेंट डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है ना, ये आपको खुद भी आती होगी, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप तो इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब जो रीजनिंग होती है वो मैथ्स के कंपैरिजन में इजी होती है और इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और यही है जो आपको मैथ्स से भी ज्यादा नंबर लेके आ सकती है, बस थोड़ी बहुत मेहनत से। जैसे मैथ्स के अंदर तो डिटेल चैप्टर में जाके करने की जरूरत है ना, इसके अंदर डिटेल में जाने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। उससे ही थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक आ जाता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। वही हमारा काम है। हमें SCMTS सेशन 1 के अंदर टॉप थोड़ी ना मारना है, हमें क्वालिफाई से थोड़े ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं कि इनकेस अगर टाई हो भी जाता है तो मैं जो है सेशन 1 में मेरे मार्क्स ज्यादा हो जाए। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई कैसे होता है वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अभी हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग्स डाली हुई हैं। पहला है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग क्या होता है ये देखिए। अगर पहली बार कर रहे हैं तो समझाती हूँ। जैसे वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? वर्बल है ना, जिसको वर्ड्स में लिखा जा सके, बोला जा सके, ऐसा कुछ वर्बल है ना। ओरली भी कह सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। ठीक है। नॉन वर्बल के अंदर जो होता है सारा फिगर्स का खेल होता है। उसमें पिक्चर्स प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपको देख के अंदाजा लगाना होता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर सारा खेल जो होता है पिक्चर्स वाला होता है। पिक्चर्स आती हैं और फिगर्स बोल सकते हो आप, वो सारा खेल जो होता है नॉन वर्बल में होता है। मतलब इसके अंदर कुछ वर्ड्स का यूज नहीं है, ऐसा होता है। बट इसके अंदर प्रॉपर यूज किया जाता है हर चीज को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर पिक्चर्स वाला काम है, इसमें पिक्चर्स वाला काम नहीं है। तो जो नॉन वर्बल होता है इसको सॉल्व करना ज्यादा ईजी होता है ज्यादा बच्चों के लिए। ठीक है। जो भी ज्यादा कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता होगा कि नॉन वर्बल जो होता है उसे सॉल्व करना कंपेरेटिवली इजी होता है और आप जल्दी इसके ऊपर पकड़ बना सकते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट जगाना ही है तो आप नॉन वर्बल से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल के कुछ चैप्टर्स देख लीजिए, जैसे एनालॉजी सीरीज, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स और फिगर कॉम्प्लेशन। ये लग ऐसा रहा है कि बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है। सीरियसली बता रही हूँ, आप इसके क्वेश्चन जब लगाएंगे ना पीवाईक्यू में तो आप खुद देख पाएंगे कि क्या है। बस अभी हेडिंग के लिए नाम लिख रही हूँ ताकि जब आप इसके ऊपर सर्च कर रहे हो, इसके क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको आसानी से देखें। इसके अलावा मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट कर दूंगी उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मेरे बुक भी मैंने यूज की थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। वर्बल रीजनिंग की देखिए, वर्बल रीजनिंग क्या है? सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, sectoring, arrangement, blood relation, logical order of the words and inserting missing character। वर्बल रीजनिंग में जो ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, जो वर्बल रीजनिंग के अंदर स्कोरिंग मतलब पूरा ओवरऑल ही आता है SCMTS के अंदर। बट कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो ABCD वाले होते हैं ना, अल्फाबेट्स वाले जो होते हैं, वो आपके एग्जाम में आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं। अल्फाबेट्स वाले अब सीरीज की बात करें तो लेटर सीरीज भी हो सकती है और नंबर सीरीज भी हो सकती है। तो सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट वाले मिसिंग वाले, इसमें ABCD का यूज हो रहा है या नंबर्स का यूज हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं रीजनिंग में SSC-MTS के लिए। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो आपको बता दिया, जैसे ABCD वाले जो होता है अल्फाबेट जिनका यूज होता है उसे रीजनिंग में ज्यादा पूछा जाता है SSC-MTS के एग्जामिनेशन में। ठीक है। आप कैसे जानेंगे? क्योंकि अभी ये सारे वर्ड्स आपके लिए सारे नए हो सकते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, पोस्ट करके देख लीजिए। तो आप कैसे जानेंगे? तो आपका सिंपल सा काम ये है कि आपको जाके PYQ चेक करना है। आप PYQ लगाइए, जो कि मैंने आपको मैथ्स में बोला था, क्योंकि PYQ के अलावा और कोई चीज नहीं है जो आपको समझा सकती है कि क्या चीजें कैसे होने वाली है। ठीक है। तो जाइए PYQ को लगाइए। PYQ सॉल्व करेगा तो आपको समझ आएगा कि जो रीजनिंग है, जिसको जितना मैं टफ समझ रहा था, ये समझ रही थी, वो इतना भी ज्यादा टफ नहीं था, बिकॉज उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान था। है ना। कैसे आसान था? क्योंकि
हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ऐसा कोई लॉजिक अलग से लगाना नहीं पड़ रहा, वो क्वेश्चन देख के ही बता दे रहा है कि इसका आंसर तो यही होने वाला है। जैसे फिगर्स वाला कोई क्वेश्चन आ गया, मिरर और वाटर इमेज आ गया, अब मैं इसमें क्या बताऊंगी आपको कि लेफ्ट और राइट हो जाएगा मिरर के अंदर, है लेफ्ट से राइट चल जाएगा, तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। तो थोड़े बहुत अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, तो नॉन वर्बल या वर्बल कोई सा भी हो उसमें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना, वो सीरीज वाले क्वेश्चन में होती है, वो भी लेटर सीरीज में नहीं होती है आपकी, वो होती है नंबर सीरीज, जिसमें नंबर्स का खेल आता है ना, वहां ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गलतियां कर जाते हैं। बट हमें गलतियों से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी वहां कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमारी सेशन 1 के अंदर हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो वहां आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो या क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली आप पीवीक्यू जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। कोशिश यही कीजिए कि आप शुरुआती स्टेज में वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हूँ जो आपके एग्जैक्टली पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, मतलब पूरा एग्जैक्टली पेपर उन्होंने लिख के दिया है, वो आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। और पूरा 45 मिनट्स बैठ के, मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों को 45 मिनट्स बैठ के अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, और दोनों को साथ में करोगे ना, तो देखना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि जितना भी हम टफ सोच रहे थे कि हमें मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा मेहनत की करने की जरूरत है, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत सीरियसली नहीं थी, मेहनत कम ही चाहिए थी। वो शायद हम जानते नहीं थे, हमारे पास गाइडेंस की कमी थी, इस वजह से हम ऐसा सोच बैठे थे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे आप बेसिकली ना हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप मे बी ना हो, बट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, उनको गाइडेंस की जरूरत है, तो उनके हिसाब से भी मुझे चीजों को समझाना होगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि ये तो आप बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हो, हाँ, क्योंकि जो उठ के आए हैं ना, जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से उठ के आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी को भी, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीजें वर्क करती है। जैसे मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको बुक सजेस्ट करती हूँ, वो मैं आपको भी बुक दिखाती हूँ। दिस इज द बुक, अरिहंत की बुक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसके अंदर वर्बल, एनालिटिकल और नॉन वर्बल, मतलब तीनों चीजें आ जाती हैं। एनालिटिकल के अंदर भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, ये बुक है जिसके अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू की तरह सॉल्व करवा रखा है, और बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं ना, ये एमटीएस लेवल के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर बहुत टफ चीजें नहीं है कि मैं आपको कोई सी भी टफ बुक रिकमेंड कर दूं और फिर उसका आपको कोई फायदा ना हो, तो ऐसी ही बुक रिकमेंड करूंगी जो कि आपके फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल है, एमटीएस लेवल का बहुत अच्छे समझा रखा है। तो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, कहीं के भी आपके बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस बुक के अंदर ना पहले से ही बांट के रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे आपका नॉन वर्बल वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्बल और या एनालिटिक सबको बांट रखा है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास पीवाईक्यू भी जरूरी कंपलसरी लेना बिल्कुल भी नहीं है, बस हाँ, अगर कोई लेना चाहता है तो मैं उनको सजेस्ट करने का काम मेरा बनता है। ठीक है, तो ये मैंने पर्सनली यूज किया, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर आप, मैं जो आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप रीजनिंग के अंदर इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट बनाने का सबसे पहला काम जो होगा, आपका नॉन वर्बल से ही शुरुआत कीजिए, इंटरेस्ट बनेगा, उसके बाद आप आगे जाके कर सकते हैं। और ज्यादा जो अपना ध्यान होगा ना, वो नंबर्स वाले कैरेक्टर के ऊपर, नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा रखना। जो वर्बल के अंदर नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर फंसने के ज्यादा चांस होते हैं। जिसके कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, जिनको नंबरों के साथ खेलना आता है कि हाँ, ये नंबर तो इसका ये हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है, इसका मल्टीपल हो सकता है, ऐसे नंबरों के साथ खेलना ज्यादा अच्छे से आता है, वो वहां पे बाजी मार जाते। तो इससे पहले मैंने जो मैथ्स की वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी आपको कहा था कि आप डेली के 15 मिनट निकाल लीजिए, जिसमें आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको रीजनिंग में भी हेल्प होगा और मैथ्स में भी हेल्प होगा, क्योंकि दोनों चीजों की जो कैलकुलेशन होती है वो एक से एक साथ जाती है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो जाती है, तो आपकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी नंबर्स का खेल है और उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें नंबर के उठ के आते हैं। और अल्फाबेट वाले क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट आपको बस पैटर्न समझना है। पैटर्न अगर आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके के पैटर्न होते हैं, कि कभी प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, नंबर्स को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ए जो होता है वो 1 नंबर पे होता है, जेड जो होता है वो 26 पे होता है, ऐसे आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एम जो होता है वो बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो फिर जो आपका अल्फाबेट वाला बोल लो, कोडिंग डिकोडिंग बोल लो, इसमें बहुत सारे जो है आप आगे भी देखेंगे आप
लॉजिकल वर्ड्स बना सकते हैं इसके अंदर, मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, इसके ऊपर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें लेफ्ट राइट का चीजों को ध्यान रख के डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन को भी अच्छे से करना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया जा सकता है, तो फंसने के चांस आपके ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ कॉम्प्लिकेट कर जाता है अगर कोई थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर अप्रोच नहीं जानता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बस आपको अप्रोच जाने का काम है, वो आप पीवाईक्यू से भी जान सकते हैं, आप इस बुक से भी जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, तो अपने आप ही आपकी जो रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसके लिए मेरे को नहीं लगता किसी टीचर को आपको रिकमेंड मेरे को करना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये जो चीजें है ना, ये खुद से सॉल्व की जा सकती है। अगर कोई आपको टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, बिल्कुल वहां से पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दी, चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो ना लें, आपकी इच्छा है, सारी की सारी आप ही के ऊपर है। बस हाँ, मेरा काम है आपको बताना। और बाकी जो भी यूट्यूब चैनल्स आपको सॉल्व करवा रहे होते हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे, तो उसमें भी जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड, ऐसे कुछ भी आप वीडियोस देखना चाहे वो बिल्कुल देख सकते हैं। बट ध्यान में रखें कि आप लेवल का डिफरेंस ना कर रहे हो, कि जो एसएससी के अंदर लेवल पूछा जा रहा है, एमटीएस के अंदर उस लेवल से बहुत बड़े लेवल का आप चीजें सॉल्व ना कर रहे हो, क्योंकि वहां कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप सीजन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो एमटीएस के लिए। तो आप एमटीएस का लेवल ऑलरेडी 10th लेवल का है, सबसे नीचे लेवल का है, इसके लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है बट अच्छे डायरेक्शन में करनी है, हमें स्मार्ट वर्क के ऊपर भी ध्यान रखना है। ऐसे हम रेंडमली कुछ भी चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं। रेंडमली कुछ भी चीजों को पढ़ोगे ना तो आपका लॉस होगा, क्योंकि जो मेरिट आएगी वो रीजनिंग और मैथ से तो मेरिट आने वाली है नहीं, ये जो है वो दोनों क्वालिफाइंग है। तो हमारा जो मेरिट का काम है वो सारा का सारा हमारी जीएस और इंग्लिश का है। तो जीएस और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसीलिए एक साथ नहीं किया, क्योंकि एक साथ करने में बहुत ज्यादा हौच पौच हो सकती है। तो इसलिए हर किसी को डिटेल में समझाया कि अगर कोई चाहता है कि उसको सिर्फ इंग्लिश का जानना है, तो वो इंग्लिश का जानने के लिए देख सकता है उस वीडियो को। तो आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए किस किस वीडियो है, कौन सी स्ट्रेटेजी, और आगे भी अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी या फिर कुछ भी ऐसे टॉपिक्स हो गए जो इंपॉर्टेंट होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए, उस प्लेलिस्ट में आते रहेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर आपका जो कंटेंट होगा इसी दिमाग से लगाया जाएगा, इसी तरह से उसको अरेंज किया जाएगा कि जो चीजें हैं वो एमटीएस लेवल की ही हो, और जो भी उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो उनको एग्जाम में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखने की कोशिश करूंगी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां देखने को भी मिले। और मतलब जो ये सारा खेल होता है ये एनालिसिस के ऊपर होता है, ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है। बट हाँ, अगर कोई एनालिसिस अच्छे से कर पाता है, पीवाईक्यू के एनालिसिस करने में वो माहिर है, तो वो जान सकता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि आगे वाले क्वेश्चन भी जो होंगे वो कुछ इसी तरह के आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये सब जो लिख के दिया ये आपका एनालिसिस से हुआ, पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहे हैं, कितना डिफिकल्ट आ रहा है, कितना डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, लेवल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, शिफ्ट में कैसे बट रखा है, कितनी शिफ्ट में टफ आ रहा है, कितनी शिफ्ट में हल्का आ रहा है पेपर। तो ये सब जो काम होता है ना एनालिसिस बताते हैं। एनालिसिस का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कर रही हूँ आपका काम। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम मेरा है। आपका काम सिर्फ इतना है, वीडियोस को देखिए, जो भी मैं लिखवा रही हूँ उसको लिख लीजिए, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो कि बीच सफर में आप मे भी कर दो। क्योंकि 6 महीने जो हैं, जो मैंने आपको जनवरी से और जून तक के काउंट करके आपको बताए हैं, उस बीच में आपको ये डाउट ना आए कि मेरे को क्या पढ़ना है और मेरे को क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए दिसंबर के पूरे मंथ में, मतलब ये जो दिसंबर में वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, इसके अंदर सारी गाइडेंस की वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आपके मन में बीच में कहीं सफर में ये गलतियां ना हो जाएं और आप उन गलतियों की वजह से कुछ उन बच्चों से पीछे ना रह जाओ। क्योंकि रेस का खेल है ना, यहाँ ऐसा तो है नहीं ना कि हमें खुद से जीतना है, खुद से जीतने वाला खेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ है कंपटीशन, यहाँ है भीड़, बिल्कुल, और भीड़ में से निकल के निखर के निकल के आना है। और आपको जैसे मैंने बोला है बार बार कि इसके अंदर जो कट ऑफ बढ़ाने का काम जो होता है वो ज्यादातर सीजल वाले बच्चे करते हैं। आके सीजल का एग्जाम दे रहे होते हैं, एमटीएस में आ जाते हैं ये सोच के कि एमटीएस का पेपर एक बार लगा लेंगे, देखेंगे कितना स्कोर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें। और ये कि एक ये भी हो सकता है कि एक जगह से जॉब को सिक्योर कर लेते हैं, फिर हम सीजल की प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो जो कट ऑफ बढ़ाने का काम है वो सीजल वालों का। तो सोचिए आपका कॉम्पिटिशन उनसे है। मैं ना ही आपको घबराने के लिए कह रही हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं गलत चीजें बताऊं। मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ कि ये है। अब चाहे आप इससे डिमोटिवेट हो या फिर आपको रियलिटी चेक मिले, वो आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। बस मेरा काम है आपको बताना कि हाँ अवेयर रहिए, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ उसको करते रहिए। थोड़े एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इतना एक्स्ट्रा मत चले जाना कि आप लेवल ही अपना छोड़ के बहुत ऊपर के लेवल के चले जाओ। सीएचएसएल लेवल तक का सोच सकते हैं, बट सीएचएसएल लेवल तक का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एमटीएस का लेवल जो है वो 10th लेवल तक का ही है।
आई होप जो भी मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, और जो भी अभी तक मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियोस दी हैं, अगर आपने वो सारी नहीं देखी तो बिल्कुल देख सकते हैं, और मुझे ज़रूर बताना कि इसके साथ आपकी जो कौन से वीडियोस में ला सकती हूँ, किस चीज़ की मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं रिप्लाई बेशक ना दूँ, बट हाँ, मैं एक बार ही दिन में या फिर 2 दिन में एक बार टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं सारे कमेंट एक बार ही देख रही होती हूँ। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम लगेगा, बट हाँ, आपकी जो वीडियोज़ होंगी वो ज़रूर आ जाएँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।